आशा की किरण ये बजट लेकर आ रही है, उम्मीदें पूरी करने के लिए बजट आ रहा है। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब लगातार बने हुए हैं। जफर जी, लेकिन ये भी तो आपकी सरकार मानेगी ना कि चुनौतियां जो हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हैं, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। और एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खपत लगातार कम हो रही है, लोगों की जो जीवन शैली का स्तर है वो घट रहा है महंगाई की वजह से। कंजम्पशन कैसे बढ़े, इसको लेकर आपकी सरकार क्या ऐलान कर सकती है इस बार के बजट में, या फिर एक बार फिर वही ढाक के तीन पात? नहीं, देखिए नेहा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप पूछ रहे थे कि ये बजट किसके लिए होगा, तो मैं आपको बताता हूँ देश की जनता के लिए होगा। जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर ज़रूर हमारा ये बजट खरा उतरेगा। और दूसरी बात, लोगों की आमदनी बढ़े, इस पर हमने बहुत फोकस किया है। लोगों की जो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो भी ज़रूरत पॉलिसी डिसीजन लेना हो वो सरकार ज़रूर लेगी, इसलिए कि हमारी कोशिश ये होती है कि एक आम नागरिक को हर तरह की सुविधाएं हो, और उसके लिए हर तरह की कोशिश सरकार करती रहती है, चाहे पॉलिसी डिसीजन से या बजटरी एलोकेशन से, दोनों में। हो सकता है कि इस बार जैसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि शायद कुछ राहत मिले, इनकम टैक्स पे कुछ राहत मिले, हो सकता है कि इस बार शायद राहत मिलने की संभावना हो, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे सिर्फ एक ही फायदा होगा कि लोगों को जो सैलरीड क्लास के लोगों को फायदा होगा। लेकिन अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, संपूर्ण अगर तरीके से अगर लोगों को, मिडिल क्लास को या और भी जनता को, हर तरह के हर वर्ग के लोगों को फायदा उठाना है, तो उसमें पॉलिसी मेजर्स बहुत जरूरी है और बजटरी एलोकेशन हर वर्गों के लिए जरूरी है। इसलिए मैं महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर आलोक शर्मा जी ने भी कही, जो पिछले अनाउंसमेंट्स हुए, क्या उससे विज़ावी आप किसी तरीके का अनाउंसमेंट इस बार, मतलब क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई कि अभी तक जो भी आपकी घोषणाएं थी या भी जो भी आपके पॉलिसी को लेकर ऐलान थे, क्या उसका जमीनी तौर पर असर दिखाई दे रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको डाउन द लाइन देखा जाता है, उनका इफेक्ट 5 साल, 6 साल, कई बार 10 साल में भी दिखाई देता है। देखिए नेहा जी, इस बात को आपको तस्लीम करना चाहिए, और आप भी जानती हैं कि दुनिया की 20% आबादी अपने देश में रहती है। चुनौतियां होती हैं, इसलिए कि आप छोटा सा कोई छोटी कंट्री नहीं है, छोटी आबादी से को आप डील नहीं कर रहे हैं। 20% आबादी दुनिया के अगर आप डील कर रहे हैं और उसके लिए आप अगर कोई बजट बना रहे हैं, तो जाहिर है आपकी चुनौतियां और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। अगर बहुत आसान है कि खूब कर्जा ले लो और सारे चीज बांट दो, लेकिन उसका नुकसान जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बैलेंस तरीके से हर बार इस बात को कोशिश की है। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना यूएसए, यूके से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर आक्रामक है, यहाँ का आरबीआई उस तरीके से आक्रामक नहीं दिखाई देता है। रेपो रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से निराशा होती है कि आखिरकार जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट घटेंगे होम लोन पर, कार लोन पर, वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका जो आक्रामक है वो अमेरिका के या ब्रिटेन या यूरोप के दूसरे देशों को देखिए तो उन्होंने एक समय बहुत बुरी तरह नोट छाप छाप के बांटे हैं अपने देशों में, जिसका असर उनको आज झेलना पड़ रहा है। महंगाई वहाँ किस हाल में है उसकी कल्पना करना भारत में मुश्किल है। पिछले साल के मुकाबले दुगने दाम हैं और 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। इस वजह से वहाँ हड़तालें चल रही हैं, जगह जगह लोग हड़ताल पर हैं। रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं, एनएचएस वाले हड़ताल कर रहे हैं, तो वो कष्ट अपनी जगह। भारत में देर से शुरू हुआ ये जो ब्याज बढ़ाने का सिलसिला, ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ नोट छाप के नहीं बांटे गए, लेकिन साथ में ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला लेट शुरू हुआ है। और ऐसे आसार दिख रहे हैं कि इस बार जो पॉलिसी आएगी शायद उसमें एक बार और रेट बढ़े, लेकिन उसके बाद वो रेट कूल डाउन होने शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका के साथ तुलना इस वक्त इसलिए भी नहीं करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ये सब परेशानी में फंसे हुए दिख रहे हैं। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि भारत और चीन ये मिलकर दुनिया की ग्रोथ का आधा हिस्सा संभालेंगे। लेकिन साथ में ध्यान दीजिए कि पिछले 3 सालों का सबसे कमजोर ग्रोथ होने जा रहा है। जो ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में सबसे खराब नंबर है। और जो आंकड़ा अगर आप जोड़ें तो कोरोना काल के पहले ग्रोथ कम होनी शुरू हो गई थी और अभी 3% के आसपास एवरेज निकल के आता है। के-शेप रिकवरी की बात जो हम पिछले साल तक कर रहे थे, के-शेप रिकवरी आज की तारीख में भी है। जो मैंने अभी जिक्र किया कि ग्रोथ और इक्विटी की बात इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है, और इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह कि वहां कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। वो सरकार को सुझाव देता हुआ नहीं दिख रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने पहले तो पीछे 5 साल में ये हुआ, पीछे 1 साल में ये हुआ, ये बताया है,
बहुत छोटी कुछ एक दो पैराग्राफ का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में ये संकट आ सकते हैं जिनकी वजह से शायद बताइए, मर्ज बताए हैं, हाँ। दवा भी बताई है, लेकिन दवा दी नहीं है। मैं ठीक हूं या गलत? नहीं, दवा देने का काम तो वित्त मंत्री का है, तो दवा बताना उनका काम है। जहां दवा भी ठीक से बताई नहीं गई है कि क्या करना है, नहीं बताया है। ये जरूर बताया है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दोबारा ऊपर चलने लगे तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी।